हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र और मेरे चैनल स्किल्स फॉर लाइफ में एक बार आपका फिर स्वागत है। कई वर्षों से हमारे भारतवर्ष में एक टॉपिक पर मतभेद चल रहा है और कोई भी सरकार इस डेटा को रिवील नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें डर है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। और वह टॉपिक है कास्ट सेंसस। सही सुना आपने, कास्ट सेंसस। इसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी बोला जाता है, SECC। हाल ही में 7 दिसंबर 2021 को नीतीश सरकार बिहार में उन्होंने कहा कि इस कास्ट सेंसस को मैं करवाऊंगा और ये पूरा कास्ट सेंसस होगा, वो भी राज्य सरकार इस पे खर्च करेगी। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि यह कास्ट सेंसस होगा, क्या इसका डेटा रिवील किया जाएगा? तो आइए हम लोग इस कास्ट सेंसस के इतिहास और क्या क्या अड़चने आई हैं आजादी से पहले और बाद में, और यह कब शुरुआत हुआ, तो आइए जानते हैं। इस कास्ट सेंसस को अंग्रेजों के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसमें भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जातिगत जनगणना की जाती थी और यह लास्ट टाइम 1931 में किया गया था और इसका डेटा भी लोगों के साथ शेयर किया गया। और यह जाति जनगणना जैसे हमारा जो सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस, उसी में किया जाता था और यह प्रत्येक 10 वर्ष में इस सेंसस को किया जाना होता है। उसके बाद 1941 ईस्वी में जाति जनगणना फिर से किया गया, पर इस डेटा को पब्लिश नहीं किया गया और जनगणना कमिश्नर के द्वारा यह बताया गया कि इसका टेबल अभी तक तैयार नहीं हो पाया। इसके बाद बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया और एट लास्ट कभी भी डेटा इसका रिवील नहीं किया गया। उसके बाद हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद 1951 में सिर्फ SC/ST का ही जनगणना किया गया, जो हमारा नॉर्मल सर्वे सेंसस होता है, उसमें सिर्फ SC/ST को ही काउंट किया जाता है। 1951 में जब SC/ST का डेटा रिवील किया गया, उसी बेसिस पे SC/ST को रिजर्वेशन दे दिया गया। उस समय पिछड़े वर्ग के द्वारा भी आरक्षण की मांग उठने लगी थी। 2 साल तक इसी तरह मांग उठते रही। उसके बाद नेहरू सरकार ने काका कालेकर आयोग 1953 में बनाया और उस आयोग का काम दिया गया कि आप यह तय करें पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या है और कैसे इस वर्ग का उत्थान हो। उस समय इस आयोग के द्वारा 1931 में जो जाति जनगणना हुई थी उसको बेस लिया गया और रिपोर्ट तैयार किया। उसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल के अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। जब 1980 में यह रिपोर्ट तैयार हो गया, तब उस समय जनता पार्टी सरकार से जा चुकी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 52% हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग को मान लिया गया और इसी के आधार पे 27% रिजर्वेशन देने का बात किया गया। इसी के आधार पे नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में 27% हिस्सेदारी देने की सिफारिश भी की गई। इसके बाद इस रिपोर्ट पे 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इस रिपोर्ट को अमल में ला दिया और 27% रिजर्वेशन को पारित कर दिया। जब यह पारित किया गया तो देश भर में खूब बवाल हुए, देश भर में प्रदर्शन भी किया गया और यह मामला कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आरक्षण को सही माना, पर इसे घटाकर 52% से 50% तक कर दिया। उसके बाद 2006 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इसके बाद दूसरी सिफारिश को भी लागू कर दिया गया और दूसरी सिफारिश यह थी, सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी संस्थानों मसलन यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज में भी पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दिया जाए। इस पर उस समय खूब बवाल हुआ, पर सरकार टस से मस न हुई। फिर वह चला आया। फिर 2010 में जाति जनगणना की मांग उठने लगी और इसमें जो नेता थे वो लालू यादव थे, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और गोपीनाथ मुंडे द्वारा उठने लगी। पर एक से पक्ष में कांग्रेस सरकार नहीं थी। 2011 में उस वक्त पी चिदम्बरम ने कहा था, जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है। जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खास तौर पर प्राइमरी स्कूल शिक्षक, उनके पास इस तरह की जातिगत जनगणना कराने का अनुभव या ट्रेनिंग भी नहीं है। हालांकि लालू यादव जैसे सहयोगियों के कारण कांग्रेस सरकार को यह जातिगत आधारित जनगणना के बारे में सोचना पड़ा। उसके बाद 2011 में प्रणब मुखर्जी ने एक कमेटी बनाई इस कास्ट सेंसस को करवाने के लिए और उस कमेटी ने इस सेंसस को करवाया, जिसमें 4800 करोड़ का खर्च किया गया और इस पूरे डेटा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
को दे दिया गया, पर इस डेटा पर कई सालों तक बात नहीं हुआ। इसके बाद जब मोदी सरकार आई तो इस डेटा पर कुछ सुबुहाट की शुरुआत हुई। उसके बाद मोदी सरकार ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया और इस डेटा को आकलन करने के लिए भी दिया, पर जैसे तैसे करके मोदी सरकार ने भी इस डेटा को रिलीज नहीं किया क्योंकि उन्हें यह मुनासिब नहीं लगा। अब आइए समझते हैं कि कोई भी सरकार जब पावर में नहीं होती है तो इस डेटा पर बात करती है, पर जब पावर में जैसे ही पावर में आती है इस डेटा पे वो बात करना मुनासिब नहीं समझती है। ऐसा क्यों? जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये जो भी रिजर्वेशन चल रहा था वो 1931 के जाति आधारित जनगणना के बेसिस पे था, जो कि अंग्रेजों के समय किया गया था। तो सरकार जानती है अगर जातिगत जनगणना अगर होती है तो यह आंकड़े ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। तो आइए इसे अच्छी तरह समझते हैं। मान लीजिए कि ओबीसी की जाति 52% से घटकर 40% तक रह जाती है, तो डर है कि बाकी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर यह कह सकती है कि डेटा सही नहीं है। और मान लीजिए कि अगर यह 52% से बढ़कर 60% हो जाती है तो यह कहा जा सकता है कि और आरक्षण बढ़ाइए। अगर बढ़ जाती है तो यह डर है कि आरक्षण बढ़ाने की मांग बढ़ जाए। सरकार इसी बात से डरती है कि ओबीसी के कारण ही सबसे ज्यादा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा फेरबदल ओबीसी के डेटा के कारण ही होगा। एक दूसरा डर यह भी है कि ओबीसी के लिस्ट केंद्र वाइज और राज्य सरकार वाइज अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि बिहार में बनिया जाति ओबीसी में आता है, पर यूपी में यह जनरल कैटेगरी में आता है। वैसे ही जाटों का हाल है, तो इसीलिए सरकार डरती है कि इसमें बवाल हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी सरकार इस जातिगत आधारित जनगणना पे विचार करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो डरता है कि अगर हम इस डेटा को और इस पे बात अगर करते हैं तो हमारी सरकार भी गिर सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास सवाल है तो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू।